We will start with a quick revision of electric field. If you remember in the last session, we have seen in detail what is electric field of a charge. इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कौन से चार्ज का फाइंड किया था? कौन से चार्ज का फाइंड किया था? फोर्स चार्ज। फोर्स चार्ज क्या था? पॉजिटिव था। तो इफ यू रिमेम्बर, इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट ये कहाँ से आया? तो टू स्टार्ट ऑफ विथ, सबसे पहले व्हाट वी नो इज, अगर हमारे पास एक चार्ज है, this charge will exert force of attraction or force of repulsion on any other charge, and this force of attraction or repulsion, it will go on decreasing with increasing distance. जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन कम होगा। क्यों? बिकॉज अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, force is inversely proportional to square of distance. डिस्टेंस ज्यादा मतलब फोर्स कम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को इमेजिन करने के लिए पहले हमको फोर्स का बेसिक आइडिया पता होना चाहिए। एनी चार्ज या फिर एवरी चार्ज exerts force of attraction or repulsion on another charge. This force will go on decreasing with increase in distance. इसका मतलब ये होता है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड भी हर पॉइंट पे सेम नहीं है, which means every charge has a region surrounding it. हर एक चार्ज के सराउंडिंग में एक ऐसा रीजन होता है, जब उसमें दूसरा चार्ज आएगा तो इट विल एक्सपीरियंस force, right? So every charge has a region surrounding it in which another charge experiences force. ये force repulsive होगा अगर दोनों सेम टाइप के हुए, like charges पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, और ये force attractive हुआ अगर चार्जेस अनलाइक हुए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। Well, by the way, हमने बोला every charge has a region surrounding it in which another charge, another कौन था? ये ग्रीन कलर में दिखा है another charge का। तो फील्ड किसका है? रीजन किसका है? ये ब्लू कलर के चार्ज का। तो क्या बोलते हो? फोर्स चार्ज। तो नॉर्मली फॉर जेई नीट में मैं Q1 Q2 ये यूज ही नहीं करता हूँ, बिकॉज जस्ट टू हैव क्लियर आइडिया, एक्सट्रीमली क्लियर आइडिया, ये फोर्स चार्ज है तो इसको मैं बोलूंगा QS, राइट? और ये जो चार्ज है जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है इसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज, QT। अकॉर्डिंग टू योर नोट्स इसको कैपिटल Q बोला है, इसको स्मॉल q बोला है, या फिर इसको Q1 बोला है, इसको Q2 बोला है। यहाँ तक क्लियर? तो theoretically electric field is the region surrounding any charge in which another charge experiences force. So theoretically, region surrounding a charge in which another charge experiences force is called as electric field. लेकिन मैथमेटिकल डेफिनेशन भी चाहिए हमको। तो हाउ टू डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड मैथमेटिकली? तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम व्हाट वी नो। व्हाट डू यू नो? इफ यू नो द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, देन यू नो व्हाट इज force of attraction or repulsion between two charges. तो theoretically तो डिफाइन कर दिया। कैसे डिफाइन किया? region surrounding the charge in which another charge experiences force is called as electric field। पर मैथमेटिकली हमको इक्वेशन भी चाहिए। तो इक्वेशन कैसे बनाया था हमने बोला था कि हमको क्या पता है? force between two charges is 1/4 pi epsilon 0 capital Q small q by r square। रिमेंबर ये कैपिटल Q सोर्स चार्ज था और ये स्मॉल q टेस्ट चार्ज था। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस कौन करता है? टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज को हमने बना दिया यूनिट पॉजिटिव, मतलब +1 कूलम। तो +1 कूलम मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज जितना भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसको बोल दोगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टू डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड, टेस्ट चार्ज की वैल्यू कितनी करनी है? 1। अगर टेस्ट चार्ज की वैल्यू 1 हो गई तो उसी फोर्स को क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज in the field of source charge at that point. Why at that point? क्योंकि डिस्टेंस चेंज हुआ तो फोर्स भी चेंज होगा, फोर्स चेंज हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगा, राइट? देन
देन आई टोल्ड यू, लेट अस से हमारे पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज नहीं है, वी डोंट हैव +1 कूलम चार्ज, बाकी सब है, +1 कूलम नहीं है। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करने के लिए, रिमेंबर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करने के लिए स्मॉल क्यू की वैल्यू क्या चाहिए, 1। एक काम करो, इसको यहाँ को यहाँ लेके जाओ, हो गया 1, यस। या फिर एक काम करो, दोनों साइड्स को डिवाइड बोथ साइड्स बाय क्यू, इसको क्यू से डिवाइड कर लो, लेफ्ट हैंड साइड को भी क्यू से डिवाइड कर लो। तो जब आप दोनों साइड्स को क्यू से डिवाइड करोगे, ये क्यू और ये क्यू हो जाएगा आंसर। बट बाय डेफिनेशन अगर स्मॉल क्यू 1 हो गया तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो फोर्स अपॉन चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, करेक्ट। तो बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। then what we have seen after this, so anyways, तो अब हमने देखा था क्योंकि फोर्स वेक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर होगा, करेक्ट। क्योंकि इफ यू रिमेंबर फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 में यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में आपने ऐसा बोला था, लेफ्ट हैंड साइड पे जो क्वांटिटी है वही क्वांटिटी राइट हैंड साइड में होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस, स्पीड इक्वल टू स्पीड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और चैप्टर नंबर 2 में आपने बोला था अगर लेफ्ट हैंड साइड पे वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि फोर्स क्या है, वेक्टर है, तो राइट हैंड साइड पे भी क्या होना चाहिए, वेक्टर है। अगर फोर्स वेक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, वेक्टर। तो फ्रॉम चैप्टर नंबर 1, इफ राइट हैंड साइड इज इलेक्ट्रिक फील्ड, लेफ्ट हैंड साइड इज आल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट्स निकालने हैं या डायमेंशन फाइंड करने हैं तो फोर्स और चार्ज से फाइंड कर सकते हो। फोर्स अपॉन चार्ज मतलब न्यूटन पर कूलम, ये बन गया SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डायमेंशन फाइंड करने के लिए हमने क्या किया था, हमने फोर्स के डायमेंशन फाइंड किए थे। फोर्स के डायमेंशन है m1 l1 t-2। और चार्ज इज नॉट फंडामेंटल क्वांटिटी बट इलेक्ट्रिक करंट इज फंडामेंटल क्वांटिटी। एंड ऑल्सो वी नो दैट इलेक्ट्रिक करंट इज चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज इज इक्वल टू current into time. Current is ampere A and time is T. तो A1 and T1, ये A1 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, T1 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। तो M1 L1 T-3 and A-1, ये आ गए डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जेईई नीट में क्वेश्चन पूछा है तो पता होना चाहिए हाउ टू फाइंड आउट डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देन लास्ट थिंग हमको फाइंड करना है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि वो वेक्टर है, वेक्टर हर एक वेक्टर का डायरेक्शन होता है तो इसका भी होगा। रिमेंबर मैंने आपको कल बताया था कि बेसिक डेफिनेशन बनाते वक्त सारे चार्जेस हम लेते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव बाद में करते हैं, पहले स्टार्ट कहाँ से करते हैं, पॉजिटिव। सोर्स चार्ज पॉजिटिव, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव, फोर्स होगा रिपल्शन का, फोर्स एक्सपीरियंस कौन कर रहा है, टेस्ट चार्ज, एक्सर्ट कौन कर रहा है, सोर्स चार्ज। तो सोर्स चार्ज उसको पुश करेगा, पुश क्यों करेगा, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, सेम टाइप, मतलब सेम टाइप में रिपल्शन होता है। तो जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है कौन कर रहा है, टेस्ट, एक्सर्ट कौन कर रहा है। तो अगर आपको याद होगा जब आप बोलते हो F21 फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1, इसका डायरेक्शन होता है 1 to 2, क्या होता है इसका डायरेक्शन। तो फोर्स एक्सपीरियंस कौन कर रहा है, टेस्ट चार्ज, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज ड्यू टू सोर्स चार्ज, डायरेक्शन क्या होगा, फोर्स टू टेस्ट। तो फोर्स टू टेस्ट मतलब अवे। तो द फोर्स एक्सर्टेड by source charge on test charge is from source charge to test charge, मतलब अवे है, अवे फ्रॉम सोर्स है, अवे फ्रॉम सोर्स है। हम इलेक्ट्रिक फील्ड किसका डिफाइन करते हैं, सोर्स का कि टेस्ट का, सोर्स का। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मतलब किसका डायरेक्शन, फोर्स। व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अवे फ्रॉम सोर्स। तो व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अवे फ्रॉम सोर्स। लेकिन सोर्स कौन था, so by definition electric field of positive charge is always directed away and electric field of negative charge is directed towards, right? So ये by definition है, so by definition electric field of positive charge is directed away or towards, away. Very good. अब एक last thing that you should know is suppose हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2।
अगर आप Q1 को सोर्स मानते हो तो Q2 है टेस्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी सोर्स का फाइंड होता है, किसका फाइंड होता है? व्हाट इज फोर्स? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स का फाइंड करना है तो इक्वेशन में भी सोर्स चार्ज ही होगा, तो डिवाइड किससे करोगे? टेस्ट चार्ज से, राइट। राइट हैंड साइड में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपॉन R स्क्वायर रहना मतलब ये किसकी फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है ये? सोर्स कौन था? 1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फर्स्ट चार्ज इज इक्वल टू फोर्स अपॉन सेकेंड चार्ज। पर उल्टा भी तो ट्रू है ना, अगर सेकेंड चार्ज पहले के फील्ड में है तो पहला चार्ज भी सेकेंड के फील्ड में है, करेक्ट। तो अब सोर्स कौन हो गया? टेस्ट कौन हो गया? तो मुझे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सेकेंड फाइंड करना है तो इक्वेशन क्या आएगा? फोर्स अपॉन Q1। रिमेंबर यहाँ 2 तो यहाँ 1, यहाँ 1 तो यहाँ पे 2, या फिर इन जनरल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 बाय R स्क्वायर, राइट। क्लियर? तो फॉर एग्जाम्पल सपोज मेरे पास एक कैपिटल Q चार्ज है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेशन ऑफ कैपिटल Q चार्ज? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाय R स्क्वायर। सपोज एक स्मॉल Q चार्ज था, एक स्मॉल Q चार्ज था जो इस कैपिटल Q के फील्ड में आ गया। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ स्मॉल Q? सोर्स कौन था? दो इक्वेशन है, रिमेंबर, ठीक है। आई विल पुट इट इन दिस वे। याद रखो थोड़ा सा, मैंने आपको कल भी बताया था इसलिए मैं रिवाइज करवाता हूँ कि आप घर पे जाके रिवाइज करके आए, फिर यहाँ पे वापस रिवीजन हो तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बेस पक्का होगा। दो चार्जेस में फोर्स कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, फोर्स में दोनों चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक ही चार्ज होता है, बराबर, राइट, वेरी गुड। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहा हूं पहले चार्ज का तो मैं क्या लिखूंगा? तो यह क्या बनेगा? क्या बनेगा ये? मतलब हमने क्या किया? हमने एक सिंपल सा काम किया। ये जो Q2 था, ये Q2 है क्या इक्वेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड के? नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किसका फाइंड कर रहे थे? E1 का। अगर E1 का फाइंड कर रहे हो तो राइट हैंड साइड पे न्यूमरेटर में कौन आएगा? Q1। और लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में कौन जाएगा? इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज। तो दो फॉर्मूला बन गए, एक है फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 सोर्स चार्ज अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड सेकेंड चार्ज का फाइंड करना हो, किसका? सेकेंड चार्ज, तो टेस्ट चार्ज कौन बन गया? कौन है टेस्ट चार्ज? Q1। तो फिर Q1 को मैं क्या करूंगा? शिफ्ट करूंगा, राइट। तो ये किसका फील्ड है? 2 का। 2 का फील्ड के भी दो फॉर्मूला, F/Q1 या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फिर मैंने आपसे एक पूछा था कि मेरे पास एक कैपिटल Q चार्ज है, मुझे बताओ कैपिटल Q चार्ज का R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आएगा? बताओ। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? कौन सा Q? वेरी गुड, क्योंकि कैपिटल Q क्या था? सोर्स था। अगर टेस्ट चार्ज स्मॉल Q है तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन चाहिए इन टर्म्स ऑफ फोर्स। F1 कौन सा Q? एग्जैक्टली, गुड। तो ये याद रखिए, याद क्लियर? अगर ये क्लियर है तो नाउ वी कैन गो अहेड विथ नेक्स्ट टॉपिक। तो नाउ टू कंटिन्यू विथ नेक्स्ट टॉपिक, अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। मैं आज वापस से इसका पूरा बेसिक आइडिया क्लियर करूंगा एंड वी विल आल्सो नोट डाउन पॉइंट बाय पॉइंट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। अब ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का कॉन्सेप्ट आया कहां से? तो माइकल फैराडे नाम का साइंटिस्ट था,
उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इमेजिन करने के लिए ज्यादा इजी हुआ टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ अ लाइन, राइट। क्यों लाइन? मैंने अभी बताया, सोर्स चार्ज से जितना दूर जाओगे उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड कम होते जाएगा, राइट। गुड। तो इफ आई टेक अ चार्ज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, और इस स्ट्रेट लाइन पे अलग अलग पॉइंट्स पे मैं चार्ज को रख के देखता हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? कम कम एंड कम होता जाएगा। तो माइकल फैराडे फाउंड इट कन्वीनियंट टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज विद द हेल्प ऑफ अ लाइन, और उस लाइन को उसने बोला इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो बेसिक आइडिया ये है, रिमेंबर, फिजिक्स का एक प्रॉब्लम है, एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है, वो एडवांटेज है। फिजिक्स को आप थ्योरेटिकली भी लिख सकते हो, फिजिक्स को आप मैथमेटिकली भी लिख सकते हो, और फिजिकली आप फिजिक्स को आप ग्राफिकली भी शो कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, मोशन अभी तक हमारा हुआ नहीं है लेकिन होगा, आगे जाके होगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप सबका पोजीशन बिटवीन 7:25 AM to 7:25 AM to roughly 8:40 AM, जो कि अपना क्लास का टाइम है, राइट। इस टाइम में आपका पोजीशन रहेगा कांस्टेंट, मतलब x इक्वल टू कांस्टेंट। ये इक्वेशन बन गया। दिस इज मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स ऑफ मोशन। किसका मोशन? आपका खुद का मोशन। क्लियर? इसको मैं थ्योरेटिकली बोल सकता था ना, क्या बोल सकता था? द ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव बिटवीन 7:25 AM to 8:40। अब इसको ग्राफिकली भी शो कर सकते हो ना, कैसे करोगे? मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा, एक एक्सिस पे पोजीशन दिखा दूंगा, दूसरे एक्सिस पे टाइम दिखा दूंगा, यहाँ पे मार्किंग कर दूंगा 7:25 AM एंड 8:40 AM। इस टाइम पीरियड में आपका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। देखो, पोजीशन इज सेम, 7:25 पे भी वही, 7:30 पे भी वही, 8 AM भी वही, 8:30 भी वही, 8:40 भी वही। तो एक ही चीज तीन अलग अलग तरीके से बोल सकते हो। एक theoretically, the position of a particle does not change between this time period, या फिर x equal to constant between t1 equal to 7:25 AM to t2 equal to 8:40 AM। तीसरा, ड्रॉ ग्राफ, राइट। तो सिमिलरली, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को समझना है तो हमने तीनों चीजें की है। सबसे पहले हमने बनाया थ्योरेटिकल डेफिनेशन, the space surrounding a charge in which another charge experiences force is called as electric field of that charge, right? दूसरा हमने बोला मैथमेटिकल डेफिनेशन, 1/4πε0 फोर्स चार्ज अपॉन आर स्क्वायर, ये था मैथमेटिकल। अब आगे हम थोड़ा सा हम ग्राफ ग्राफ या फिर हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर लेंगे। ग्राफ तो फिर हम नहीं प्लॉट करूंगा मैं, लेकिन वी विल सी हाउ टू रिप्रेजेंट electric field with the help of diagrams. So Michael Faraday found it convenient, found it easy, found it convenient to represent electric field of a charge, electric field of a charge with lines, and he called these lines, क्या बोला इस लाइन को? Lines of force, lines as electric lines of force, electric lines of force। Now clear? तो बेसिकली ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है क्या? तो द आइडिया हियर इज कि सपोज हमारे पास एक चार्ज है, सम फोर्स चार्ज प्लस क्यू, और हमारे पास एक दूसरा चार्ज है +1 कूलम। आई हैव वन मोर चार्ज +1 कूलम, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। दोनों चार्जेस कौन से है? पॉजिटिव। फोर्स कौन सा होगा? रिपल्सिव। मतलब डेफिनेटली ये जो प्लस कैपिटल क्यू चार्ज है, ये +1 कूलम को रिपेल करेगा, तो ये चार्ज इट विल मूव, ये दूर जाएगा, क्योंकि रिपल्शन फोर्स है, तो इट विल गो अवे अलोंग सम पाथ। तो जो भी पाथ ये फॉलो करेगा
उस पाथ को आप बोल दोगे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, सिंपल, राइट, करेक्ट। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को डिफाइन कैसे करेंगे? द पाथ अलोंग विच, कौन सा चार्ज मूव हो रहा है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। द पाथ अलोंग विच यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव्स इन प्रेजेंस ऑफ अनदर चार्ज प्लस क्यू इज नोन एज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, सिंपल। मैं फिलहाल इलेक्ट्रिक लाइन बोल रहा हूँ सिंगुलर, क्योंकि मेरे पास एक ही चार्ज है, एक चार्ज एक टाइम पे एक ही पाथ से जा सकता है। आप एक ही हो, जाते वक्त या आते वक्त, क्लास पे आते वक्त या क्लास से जाते वक्त, आप एक रास्ते से ही जा सकते हो। यू कैन नॉट बी लाइक टू डिफरेंट वे। तो टू स्टार्ट विथ पहले एक सिंगल लाइन की बात करेंगे, बाद में देखेंगे प्लूरल बनाएंगे इसको बाद में। तो टू स्टार्ट ऑफ विथ द पाथ अलोंग विच, द पाथ अलोंग विच कौन सा चार्ज मूव हो रहा है? यूनिट पॉजिटिव, अलोंग विच a unit positive charge moves, a unit positive charge moves in presence of या फिर in the field of another charge, in the field of another charge is known as electric line of force, is known as electric line of force. बाकी का सब मैंने नोट्स में दिया है, तो अभी सिर्फ इम्पोर्टेंट जो है वही यहाँ पे हम नोट डाउन करेंगे। इज नोन एज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ये एक डेफिनेशन हो गया। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का अल्टरनेट डेफिनेशन भी है। अब वो क्या है? वो इम्पोर्टेंट है डायरेक्शंस के लिए, क्योंकि नीट, स्पेसिफिकली नीट बोल रहा हूँ मैं, नीट में बहुत सारे क्वेश्चन ग्राफिकल भी आते हैं। आपको एक क्वेश्चन होगा, उसमें बोलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग represents the correct situation or या फिर correct graphical representation of electric lines of forces. So which of the following diagram represents electric lines of forces correctly? चार ऑप्शन देंगे, चारों में से बताओ कौन सा करेक्ट है। तो टू अंडरस्टैंड कि हमने अभी तक क्या किया था, हमने अभी तक सिर्फ एक ही चार्ज लिया था, प्लस कैपिटल क्यू। इमेजिन मैं प्लस के साथ साथ एक माइनस क्यू चार्ज भी ले लेता हूँ। ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, ये दोनों फोर्स चार्जेस है। तो टेस्ट चार्ज कौन है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये है टेस्ट चार्ज। ये कौन सा चार्ज है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब प्लस क्यू रिपेल करेगा, लेकिन माइनस क्यू अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब ये जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव तक, करेक्ट। नंबर 2, व्हाट डू वी नो इज इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस टू डिस्टेंस चेंज होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब उसका डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। हो सकता है क्या? यस। ये एक कर्व आया, और अगर मुझे किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करना हो, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो पता है ना, 1/4π∼q/r²। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर के पास दोनों चीजें होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। मैग्नीट्यूड फाइंड करना हमको ऑलरेडी पता है, वो हमने ऑलरेडी कल कवर किया था। आज हमको देखना है डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे। ये एक पाथ है, किसने फॉलो किया? यूनिट पॉजिटिव चार्ज ने। प्लस क्यू उसको रिपेल कर रहा था, माइनस क्यू उसको अट्रैक्ट कर रहा था। तो ये कहाँ से कहाँ गया? ये गया प्लस क्यू से माइनस क्यू। मतलब जब ये जा रहा था तो डिस्टेंस चेंज हो रहा है, डिस्टेंस चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो चेंज होगा, डायरेक्शन भी चेंज होगा। डायरेक्शन फाइंड करना है तो क्या करना? जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करना है, वहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो। तो टेंजेंट ड्रॉन टू दिस कर्व, tangent drawn to this curve at any point gives the direction of electric field at that point, correct। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एट अ गिवन पॉइंट फाइंड करना है। तो ये जो पाथ था, ये पाथ क्या था? कर्व है। कर्व है कि स्ट्रेट लाइन है ये? हाँ, तो कर्व है ये, राइट। सो द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व will give you direction of electric field at that point, और इस कर्व को बोलोगे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ये अल्टरनेट डेफिनेशन है। पहला डेफिनेशन क्या था?
पहला था द पाथ अलोंग विच अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव इन द फील्ड ऑफ अनदर चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। दूसरा डेफिनेशन कैसे बनाओगे? द curve at every point of which tangent drawn gives the direction of electric field at that point is known as electric line of force, right? The curve, right? आगे क्या बोलोगे? The curve क्या देता है हमको? डायरेक्शन। कैसे देता है? by drawing tangent. So the curve, you have to explain, मुझे आता है, आपको बताना है। which gives direction नहीं, which gives direction, how it gives direction? by drawing tangent. तो कैसे लिखोगे? the curve at every point of which tangent drawn gives क्या देता है? ये direction of electric field at that point is known as electric line of force. इसको electric field lines भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी बोलते हैं। रिमेंबर दिस। गुड। अब इन टोटल इसके 7 प्रॉपर्टीज है। नोट्स में मैंने 8 लिखे हैं, ठीक है, डजंट मैटर, इट्स द सेम थिंग। एक एक्स्ट्रा लिखा है, वो बाद में कवर हो जाता है। तो लेट अस लुक एट द प्रॉपर्टीज। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इसके प्रॉपर्टीज क्या क्या है, और थोड़ा अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि वो एक करेक्शन भी है नोट्स में, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। आई विल टेल यू व्हाट इज द करेक्शन, बताता हूँ, लेकिन पहले ये समझ लो। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ पे खत्म हुआ, ये पता होना चाहिए। तो यू मस्ट नो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ पे खत्म हुआ। डेफिनेटली पॉजिटिव क्यू चार्ज था, और ये नेगेटिव क्यू चार्ज था, और ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज था। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को प्लस क्यू चार्ज रिपेल ही करेगा और माइनस क्यू अट्रैक्ट ही करेगा। मतलब ये जो चार्ज है, ये कहाँ से कहाँ जाएगा? पॉजिटिव से नेगेटिव। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। तो इसके प्रॉपर्टीज में पहला प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं इसको प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं, वन एंड द सेम थिंग। प्रॉपर्टीज बोलो, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो, इज द सेम थिंग। तो कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो कहीं पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी लिख दिया ना, तो डू नॉट वरी, वो एक ही चीज है। नंबर 1, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या फिर लाइंस ऑफ फोर्सेस starts from positive charge and ends at negative charge यहाँ तक क्लियर? अब प्रॉपर्टीज को रट्टा तो कभी नहीं मारना, रट्टा मारोगे तो भूल जाओगे। जस्ट अंडरस्टैंड बेसिक आइडिया। अब मैंने यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ रखा था, तो उसने एक पाथ फॉलो किया। मैं कहीं और रख देता हूँ तो क्या करेगा? दूसरा पाथ फॉलो करेगा। मैं कहीं और रख देता हूँ तो क्या करेगा? तीसरा पाथ फॉलो करेगा। मैंने कहीं और रख दिया तो फिर वो और एक पाथ फॉलो करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक नहीं होता है, इट कैन बी मेनी, राइट? तो ये ऐसा सिस्टम बनते जाएगा। ओके, तो रिमेंबर दिस, इट डिपेंड ऑन। और ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मेरे पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक नहीं है, बहुत सारे हैं, तो अलग अलग पाथ फॉलो करेंगे, राइट? और डायग्राम बी केयरफुल, मैं जानबूझ के यहाँ पे थोड़ा सा स्पेसिंग ज्यादा रख रहा हूँ। कहाँ से स्टार्ट हुए, कहाँ खत्म हुए?
तो पॉजिटिव से एरो हमेशा आउटवर्ड ही रहेगा और नेगेटिव को एरो हमेशा इनवर्ड ही रहेगा, रिमेंबर दिस, राइट। तो डू यू सी, कहीं पे भी मैंने इलेक्ट्रिक लाइंस को कहीं पे भी इंटरसेक्टिंग दिखाया क्या? नहीं दिखाया, राइट। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस neither intersect each other nor meet each other, ना वो इंटरसेक्ट होते हैं ना वो एक दूसरे से कहीं भी मिलते हैं, तो दे डू नॉट मीट और दे डू नॉट इंटरसेक्ट। प्रॉपर्टी नंबर 2, क्या प्रॉपर्टी नंबर 2? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नीदर इंटरसेक्ट नॉर मीट ईच अदर। यहाँ पे नोट्स में नीदर और नॉर का एन प्रिंट ही नहीं हुआ है, वो इधर इंटरसेक्ट और मीट हो गया है, वो क्या होना चाहिए था? नीदर एंड नॉर, राइट। तो छोटा सा करेक्शन कर लो नोट्स में। देन तो प्रॉपर्टी नंबर 2, व्हाट इज प्रॉपर्टी नंबर 2? इलेक्ट्रिक lines of forces neither intersect nor meet each other. Electric lines of forces, electric lines of forces neither, वहां पे प्रिंट हुआ है either, neither intersect nor, nor की जगह प्रिंट हो गया है और, nor meet each other, each other. अब the point here is, ऐसा है कि ये हमारे लिए नीट एग्जाम में कहाँ काम में आएगा। मैंने बताया था क्वेश्चन देंगे, 4 डायग्राम देंगे, देख लेना किसी डायग्राम में अगर इंटरसेक्टिंग हो तो वो आंसर नहीं हो सकता। देख लेना किसी डायग्राम में नेगेटिव से चालू के पॉजिटिव पे खत्म हो रहे हैं तो वो भी नहीं हो सकता। अब क्वेश्चन ये है कि क्यों, व्हाई इज इट सो कि दे डू नॉट इंटरसेक्ट और दे डू नॉट मीट? क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ लिखा था, हमने बोला था द कर्व एट एवरी पॉइंट ऑफ व्हिच टेंजेंट ड्रॉन गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। सपोज इमेजिन दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्टिंग है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है and you have one more electric field line. Let us say they are intersecting at some point P. तो मैं अगर P पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो पहली बात तो यहाँ पे एक टेंजेंट आएगा नहीं, ये यहाँ पे आएगा 2 टेंजेंट। कितने टेंजेंट आएंगे? 2 टेंजेंट। और याद रखना ये पाथ भी है, ये क्या था? पाथ था। तो पाथ फॉलोड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब ऐसा कैसा हो सकता है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक ही टाइम पे यहाँ पे भी जा रहा है और यहाँ पे भी जा रहा है? हो सकता है क्या? नहीं। इंटरसेक्शन का मतलब ये कि एक ही पॉइंट पे एक ही टाइम पे एक चार्ज 2 डायरेक्शन में जा रहा है। नंबर 2, इसका मतलब ये भी होता है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, at the point of intersection you have 2 different directions of electric field. Is it possible to have 2 different directions of electric field of the same source charge? No. तो अगर intersection होता तो intersection would mean that at the point of intersection there are 2 different directions of electric field, which is not possible. अगर एक चार्ज है तो डायरेक्शन एट अ गिवन पॉइंट विल बी ओनली वन। तो यहाँ पे जो हमने लिखा है इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स neither intersect nor meet each other, right? Since intersection would mean that there are 2 directions, of electric field at the point of intersection. 2 direction of electric fields कहाँ पे? At the point of intersection. तो ये हो गया सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इंटेंशनली जानबूझ के मैं काम करता हूँ, थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाता हूँ तो ज्यादा समझ में आएगा। नॉर्मली थोड़ा सा डायग्राम को चेंज करना पड़ेगा बट इट्स ओके, नॉट मच डिफरेंस।
जानबूझ के मैंने ये क्या दिखाया है, मोर और लेस 90, कितना है ये 90, करेक्ट। So what do you understand by this? Electric field lines always start or end क्यों? क्योंकि एंड करते वक्त भी हमने वही दिखाया होगा, रफली वही सिचुएशन है। roughly this is 90, this is also 90। एक्चुअली वो मुझे एग्जैक्टली 90 दिखाना चाहिए था, बट ठीक है, इट्स ओके। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, क्या क्या बोल सकते हो यहाँ से, व्हाट यू कैन से फ्रॉम दिस? इलेक्ट्रिक फील्ड, electric lines of forces always start and end on a conductor normally। normally मतलब they are perpendicular। तो जहां से स्टार्ट हुए तब परपेंडिकुलर थे, जहां पे एंड हुए वहां पे भी क्या थे, परपेंडिकुलर थे। तो तीसरा पॉइंट नीट का, अगर ऐसी डायग्राम दिया है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मल है नहीं, तो फिर वो डायग्राम करेक्ट नहीं हो सकता। तो दिस इज थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मैंने पहले बोला था, मैंने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बोल दूंगा, तो डू नॉट वरी। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट एंड एंड एट द कंडक्टर, एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर नॉर्मली। अब सरफेस ऑफ कंडक्टर बोलो या फिर चार्ज बोलो, एक ही बात है, सरफेस ऑफ कंडक्टर नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर होगा वो वहां पे। नंबर 4, ऑलराइट, अगला प्रॉपर्टी। अब एज यू सी दिस डायग्राम, बहुत सारे अलग अलग पॉइंट से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना पड़ सकता है। सपोज मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, सम पॉइंट पी पॉइंट। सपोज मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है सम पॉइंट आर पॉइंट। ये आर पॉइंट मैं कहीं और भी ले सकता हूँ, यहाँ भी ले सकता हूँ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कहाँ पे ज्यादा है, तो लोग उसके लिए क्या करेंगे, है ना, मैंने बताया था आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट टू पॉइंट वेरी होता है ना, डिस्टेंस टू डिस्टेंस वेरी होता है, मतलब एक जगह पे अलग, दूसरी जगह पे अलग। तो अगर हमको ये फाइंड करना है कि एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो हम उस पॉइंट पे एक यूनिट एरिया रख देंगे, एक छोटा सा पीस रखेंगे जिसका एरिया कितना है, यूनिट एरिया। व्हाट डू मीन बाय यूनिट एरिया? एरिया इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर अगर आप एसआई सिस्टम में हो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर आप सीजीएस सिस्टम में हो। तो डेफिनेटली व्हाट डू यू नोटिस, अगर मैं पी पॉइंट पे यूनिट एरिया रखता हूँ तो इसमें से ज्यादा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस पास होते हैं, और अगर मैं आर पॉइंट पे रखता हूँ तो यहाँ से कम इलेक्ट्रिक लाइन्स पास होते हैं, राइट। So the magnitude of electric field intensity, by the way, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं ना, उसको, उसका पूरा नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। रिमेंबर दिस, इंटेंस कितना स्ट्रॉन्ग, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये हमको बताएगा, ये कैसे फाइंड करोगे? The magnitude of electric field intensity is directly proportional to number of electric field lines passing through a unit area at that point। उस पॉइंट पे जहां पे फील्ड फाइंड करना है, उस पॉइंट पे यूनिट एरिया रख देना। यूनिट एरिया में से जितने ज्यादा फील्ड लाइन पास होंगे उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां पे, राइट, सिंपल। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, दे शुड एक्चुअली पास नॉर्मली, नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर टू द एरिया। व्हाट डू मीन बाय परपेंडिकुलर टू द एरिया? तो दे शुड पास समथिंग लाइक दिस, राइट। तो रिमेंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा कौन से पॉइंट पे होगा, पी पे कि आर पे? पी क्यू, वाई? Why? Because more field lines pass through unit area at point P than point R। तो ये आ गया फोर्थ प्रॉपर्टी, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्योंकि डायरेक्शन तो हमको टेंजेंट में मिल जाएगा ना, इसलिए हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a given point
at a given point is directly proportional to, किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, is directly proportional to number of lines passing. Of course, कौन सा lines of forces, so number of lines of forces passing normally मतलब perpendicular, normally through unit area बोलो या फिर through given area बोलो, through unit area at that point, of course at that point है वो, यहाँ तक क्लियर। अब डायग्राम पे जो क्वेश्चन आते हैं, अब ऐसा भी बोल देंगे, दे देंगे 2 पॉइंट, बोल देंगे यहाँ पे पॉइंट P है, यहाँ पे पॉइंट लेट अस से Q है, यहाँ पे पॉइंट R है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे है, P, उसके बाद और सबसे कम, वेरी गुड, देन ऐसा भी बोल सकते हैं, एक पॉइंट दे दिया बहुत ही दूर X, तो आइडेंटिफाई द पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज निग्लिजिबल, क्योंकि फील्ड लाइन बहुत कम है वहां पे, तो इट इज ऑलमोस्ट निग्लिजिबल। देन उसके बाद व्हाट डू यू सी, इसी पे से क्या दिखता है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड, कहाँ पे क्राउडेड है, इन अ रीजन नियर द चार्जेस, जितना चार्ज के पास में हो उतने ही इलेक्ट्रिक फील्ड आर क्राउडेड, जितना चार्ज से दूर जाओगे उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड आर वाइडली सेपरेटेड। तो दो आपके प्रॉपर्टीज यहां बन गए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर crowded in a region near the charges, चार्ज से जितना पास में हो उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्राउडेड है, राइट। देन जितना दूर हो उतने ही वाइडली सेपरेटेड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मैंने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखना चालू कर दिया है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, electric field lines they are widely separated at far away distance, कहाँ से, from the charges, कहाँ से, from the charges, distance from the charges। Last property actually 8 है, I will not discuss the 8th one because वो repetition है, basically एक property का repetition है, वो सिर्फ बोलने का तरीका अलग है वहाँ पे, so I will not discuss that for the time being, बाद में देखेंगे। One more thing, if you see, except for little bit of corrections, थोड़ा सा correction कर लिया तो हल्का सा, अच्छा, कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंडक्टर के अंदर नहीं गए, है क्या कहीं पे भी, तो मैग्नेटिक में होता है, उल्टा नहीं होता, लेकिन मैग्नेटिक में अंदर भी जाते हैं। लेकिन इफ यू सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर पास थ्रू अ कंडक्टर, हो रहा है क्या पास, स्टार्ट हो रहे हैं, कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, सरफेस से, अंदर से स्टार्ट हो गया नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर पास थ्रू अ कंडक्टर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो, ये 12th में काम में आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। तो ये 7th प्रॉपर्टी, दिस मच 7th प्रॉपर्टी इज सफिशिएंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो 7th नंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस never pass through a conductor, which implies electric field inside a conductor is zero। ऐसा क्यों बोला होगा, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड तब होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। इसका और एक मतलब होता है,
इसका मतलब ये होता है ऑल द चार्ज इज ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, अंदर कुछ भी नहीं है, सारा चार्ज कहाँ पे है, सरफेस पे है। तो इनसाइड इज एम्प्टी, जस्ट लाइक दिस प्लास्टिक बॉल, अंदर कुछ नहीं है, एयर है, सारा का सारा मास मतलब सारा का सारा चार्ज कहाँ पे है, सरफेस पे। यहाँ तक क्लियर? तो अगर आपको ये 7 प्रॉपर्टीज अच्छे से समझे है तो फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो भी क्वेश्चन आएगा, ग्राफिकल क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यू कैन बेसिकली आंसर। अब now let us look at types of electric field. There are different types of electric field. So types of electric field, 3 टाइप है इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइप भी आप लाइंस ऑफ फोर्सेस से बता सकते हो या तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बता सकते हो। 3 टाइप है, एक को बोलते हैं यूनिफॉर्म, एक को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म, और एक को बोलते हैं रेडियल। तो नंबर 1 यूनिफॉर्म। अभी अगर आपको, दैट इज वाई फिजिक्स अच्छा करना है ना, तो एटलीस्ट लैंग्वेज अच्छे से पता होनी चाहिए। व्हाट डू मीन बाय यूनिफॉर्म? सेम एवरीवेयर, राइट। मैं हर बैच में बताता हूँ, आपको बता देता हूँ। आप जब स्कूल में जाते थे तो आप यूनिफॉर्म नहीं, आप यूनिफॉर्म ड्रेस कोड पहन के जाते थे, क्योंकि दैट इज ड्रेस, राइट, दैट इज अ कोड, क्योंकि सब किसका सेम होना चाहिए। तो यूनिफॉर्म ड्रेस कोड। यूनिफॉर्म क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि सब कोई सेम दिखता है ना। आई लुक एवरीवेयर आई सी द सेम, राइट। तो यूनिफॉर्म मतलब सेम, सेम एवरीवेयर। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होगा और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? अगेन वी आर मेकिंग द बेस ऑफ 12th में काम में आएगा ये। सपोज इमेजिन, इमेजिन हमारे पास इमेजिन हमारे पास एक रीजन है, देयर इज सम रीजन ऑफ स्पेस, सम रीजन ऑफ स्पेस। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे 4-5 पॉइंट ले लेता हूँ, 4-5-6-7-10-12 जितने लेने उतने लो। लेट अस से ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं इन सारे पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करता हूँ। तो मुझे इन चारों पॉइंट्स पे आई वांट टू सी बोथ ऑफ यू वाइडली सेपरेटेड, widely separated, and also you, last but two, widely separated, now and forever. Yes. Then if we calculate, if we measure electric field at these 4 points, हमको इन चारों पॉइंट से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और डायरेक्शन दोनों सेम मिला तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। So when magnitude as well as direction of electric field at all the points is same, then such a field is called as uniform electric field. Electric field क्या है? वेक्टर। वेक्टर का क्या होता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। आपको याद है वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हो? एक एरो हेड से। You have a directed line segment, directed line segment, line है with direction, directed line segment है ये। अगर मेरे पास एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो लेंथ बढ़ा दो। एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कम है तो लेंथ कम कर दो। डायरेक्शन सेम है तो सेम रखो, डायरेक्शन भी अलग अलग होगा तो डायरेक्शन घुमा दो इसको, राइट। तो मैंने क्या बोला अभी? मैंने बोला हमारे पास एक रीजन था, उस रीजन में हमने अलग अलग पॉइंट के फील्ड को मेजर किया, मैग्नीट्यूड भी सेम आया, डायरेक्शन भी सेम आया, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो रिप्रेजेंट कैसे करोगे आप? हाउ विल यू रिप्रेजेंट दिस? यू विल रिप्रेजेंट दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड with parallel vectors, parallel vectors of the same magnitude, क्योंकि हर जगह पे डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड वाज सेम। तो दिस विल रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? पैरेलल वेक्टर्स, करेक्ट। यहाँ तक क्लियर? तो डिफाइन कैसे करोगे? when the magnitude as well as direction, magnitude as well as direction of electric field is same at all the points, is same
at all the points, then such an electric field, is known as uniform electric field. Then such an electric field is known as uniform electric field. Uniform electric field is represented by set of पैरेलल वेक्टर। तो मैं लिखूंगा नहीं, वो अभी आपको समझ में आना चाहिए, राइट। तो अब यूनिफॉर्म तो समझ में आ गया। यूनिफॉर्म मतलब क्या? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड इज सेम एवरीवेयर एट एवरी पॉइंट। तो व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड? डिफरेंट। क्या डिफरेंट? डायरेक्शन की मैग्नीट्यूड, बोथ। ओके, तो लेट अस क्लियर सम कंफ्यूजन हियर। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक चीज और याद रखो, मैं कभी कभी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे मैग्नेटिक फील्ड वर्ड यूज करता हूँ जानबूझ के, क्योंकि जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड। सिर्फ स्टैटिक चार्जेस, कौन सा चैप्टर चल रहा है ये? इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्जेस कहाँ थे? रेस्ट में थे। तो जब चार्जेस रेस्ट पे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, जब चार्जेस मूव होते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। तो जो प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के है, सेम प्रॉपर्टीज मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के होंगे। सेम बोलने से ज्यादा सिमिलर, सिर्फ एक डिफरेंस होता है, मैंने बताया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर पास थ्रू कंडक्टर, बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू पास थ्रू अ कंडक्टर। बाकी प्रॉपर्टीज मोर और लेस सेम ही है। इसके लिए बोलते वक्त कहीं कहीं पे मैं जानबूझ के इलेक्ट्रिक की जगह पे मैग्नेटिक फील्ड बोल देता हूँ। तो जैसे आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन किया, वैसे ही वहां पे आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन करोगे। और एक डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट कहाँ से हुआ? पॉजिटिव से। एंड कहाँ हुआ? नेगेटिव। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। वहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट होता है नॉर्थ पोल से, एंड होता है साउथ पोल पे। तो ये डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। तो अदर थिंग्स आर एग्जैक्टली सिमिलर। अब जैसे हमने यहाँ पे 4 पॉइंट्स लिए थे, वैसे ही आई विल टेक अ रीजन ऑफ स्पेस जहाँ पे मैं 4, 5, 6, 7 पॉइंट लूंगा, चेक करूंगा। अब 2 पॉसिबिलिटी है। नंबर 1, ऐसा हो सकता है कि डायरेक्शन हर पॉइंट पे सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड अलग है, राइट। तो यू कैन हैव समथिंग लाइक दिस, राइट। तो if the magnitude of electric field is different at all the points, then such a field is called as non-uniform electric field. या ऐसा भी हो सकता है, it is also possible कि आपके पास, आपने अलग अलग पॉइंट्स पे चेक किया, मेजर किया, मैग्नीट्यूड तो सेम मिल गया लेकिन डायरेक्शन इज नॉट सेम, right? So such electric field will be called as non-uniform electric field. So maybe you are measuring at different points and what you are seeing is the magnitude is same but the direction is different. या फिर दोनों भी different हो सकता है. You may have something like this, right? So you may have a field in which magnitude as well as direction is different at all the points or at different points. Such electric field is called as non-uniform electric field. So जैसे यहाँ पे लिखा आपने, when the magnitude as well as direction of electric field is same at all the points, यहाँ बोलोगे when the magnitude or direction or both are different at all the points, then किसका मैग्नीट्यूड किसका डायरेक्शन? इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे लिखा है, वहां पे नहीं लिखा है, लिखना तो लिख दो। when the magnitude or direction or both
of electric field are different at different points, then such an electric field is known as, क्या बोलेंगे इसको, is known as non-uniform, is known as non-uniform electric field. इसको डिनोट करने के लिए, इसको ग्राफिकली डायग्रामेटिकली दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, वी ड्रॉ different arrows of different size in different directions. They are pointing in different directions. They have different size. So ये आ गया उसका representation. So this represents non-uniform electric field. Magnetic field के केस में non-uniform magnetic field. तीसरा है radial field. अब radial field में दो केसेस है, एक है रेडियली आउटवर्ड, एक है रेडियली इनवर्ड. रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने दिखाते वक्त सिर्फ एक ही दिखाया है नोट्स में. रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी सिंपल. सपोज मेरे पास एक सिंगल पॉइंट चार्ज है और ये पॉजिटिव है. ये क्या है, पॉजिटिव है. मेरे पास सिंगल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज? अवे इन ऑल डायरेक्शन. यहाँ पे भी अवे, यहाँ पे भी अवे, यहाँ भी अवे, यहाँ भी अवे, यहाँ पे भी अवे. so it is away in all direction, right? so it is away in all direction. ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलेंगे? रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड. क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस केस इज अलोंग द रेडियस, राइट? लेकिन क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज था, तो पॉजिटिव चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड अवे. इसको बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड्स. क्या बोलते हैं इसको? रेडियली आउटवर्ड्स. करेक्ट. तो इसको डिफाइन करने के लिए कैसे डिफाइन करोगे? अटेम्प्ट ट्राई कैसे करोगे? When an electric field intensity at any point is directed away or toward at a given fixed point, then such electric field is called as radial electric field. तो या तो वो directed away होना चाहिए, away होगा in case of positive charge और towards होगा in case of negative charge. तो अगर फिर चार्ज को मैं नेगेटिव कर देता हूं तो सारे के सारे एरो हेड्स को मुझे इनवर्ड दिखाना पड़ेगा. आई विल हैव टू शो दिस एरो हेड्स इनवर्ड्स. और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड्स. तो व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टेड अवे और टुवर्ड्स एट ऑल द पॉइंट्स, राइट? डायरेक्टेड अवे और टुवर्ड्स at all the points, right, towards the fixed point, then such electric field is called as radial electric field. So, when the electric field intensity, when the electric field intensity electric field intensity is directed away or towards a fixed point, fixed same point, given same point, सब same है. When the electric field intensity is directed away or towards a fixed same point, then such a field is called as radial field. Such a field is called as radial field. और इलेक्ट्रिक है तो रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड. और इसका डायग्राम इज दिस. पॉजिटिव चार्ज के लिए अवे, नेगेटिव चार्ज के लिए टुवर्ड्स. क्या तक क्लियर? तो सो फार अभी तक हमने जितने भी टॉपिक्स कवर किए, लेट अस सॉल्व सम एग्जांपल ऑन दोस. एंड अगेन एज अ रूल, जब तक क्वेश्चन खत्म नहीं होता तब तक नन ऑफ यू विल टेक आउट योर नोटबुक्स एंड स्टार्ट राइटिंग. पहले मैं क्वेश्चन खत्म करूंगा, उसके बाद ही टाइम मिलेगा लिखने का.
Example 10.1. Example 10.1. How much positive and negative charge is present in 1 gram of water? तो कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव चार्ज है 1 ग्राम ऑफ वाटर में? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन इट? गिवन मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18 ग्राम। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास का मतलब पता होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉलिक्यूलर मास? ठीक है, हाँ, सम ऑफ no 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 no. Have you heard of something called as Avogadro number? What is Avogadro number? 6 point माइनस तो नहीं हो सकता। 6.023 into 10⁻23 माइनस मत बोलना, +23। ये कौन से कॉन्टेक्स्ट में यूज किया था? कहाँ पे यूज करते हैं नंबर? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, वेरी गुड। अभी नंबर ऑफ मोल्स क्यों हमने यूज किया? तो गोइंग बैक टू चैप्टर नंबर 1 ऑफ फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री, आई डोंट नो। द आइडिया इज 7 फंडामेंटल क्वांटिटी से मैंने तभी भी बताया था आपको, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो मैंने तभी भी आपसे पूछा था कि जब आप मास फंडामेंटल ले रहे हो तो मास से समझ में आ जाएगा ना, छोटा ऑब्जेक्ट कम मास, बड़ा ऑब्जेक्ट ज्यादा मास। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिफाइन करने की जरूरत क्यों थी? क्योंकि गैसेस के केस में या फिर सब एटॉमिक पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल्स, एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल, उसका मास कैसे मेजर करोगे? नहीं कर सकते ना। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 into 10⁻⁻31। तो इतने छोटे पार्टिकल्स का मास मेजर करने के लिए हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो हमारे पास है वो 10⁻⁷ किलोग्राम से नीचे कुछ मेजर कर नहीं सकते, कर ही नहीं सकते आप। तो दैट इज वाई जहां पे मास मेजरमेंट फेल होता है, मास मेजर कर ही नहीं सकते, वहां पे क्या मेजर करते हैं? क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, उसको बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। फिर हम डिफाइन करते हैं 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज दैट सब्सटेंस व्हिच कंटेन्स एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स क्यों बोला? अगर एटम्स होंगे तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स, क्योंकि आपको पता है हीलियम और अर्गन दे आर एटॉमिक गैसेस, क्योंकि वो इनर्ट है, राइट। अगर कहाँ पे मॉलिक्यूलर गैस होगा जैसे H2N2 O2 H2O CO2 O3, ये सारे के सारे मॉलिक्यूलर गैसेस है, तो वहां पे आप बोलते हो एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल्स या एटम इन जनरल दे आर कॉल्ड एज पार्टिकल। अब सबसे पहले जब मॉलिक्यूलर मास अगर आपको 12 ग्राम बोला हो, यहाँ पे 18 बोला है, तो उसका मतलब ये होता है कि 12 ग्राम कंटेन्स एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर बोला होगा मॉलिक्यूलर मास इज 10 ग्राम, तो 10 ग्राम ऑफ दैट सब्सटेंस कंटेन्स एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे बोला है मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18 ग्राम, मतलब 18 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो पहले तो ये पता होना चाहिए, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा। नंबर 2, हमको पूछा है हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ वाटर। तो लिंक करो। सबसे पहले 1 ग्राम वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स है वो देखना पड़ेगा, करेक्ट। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज किस में होता है? एटम्स में। एटम किस में होते हैं? मॉलिक्यूल्स में। तो जितने ज्यादा मॉलिक्यूल उतना ज्यादा चार्ज, सिंपल लैंग्वेज। तो पहले हमको पता करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली 1 ग्राम वाटर में कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है। मतलब पहले फाइंड करोगे आप n, क्या फाइंड करोगे? n। नंबर 2, हर एक मॉलिक्यूल में कितने और कौन से टाइप के एटम्स है। जैसे कि H2O में 2 H है और 1 ऑक्सीजन है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कहाँ से आता है? एटम से आता है।
फिर ये देखोगे कि एग्जैक्टली हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कितने हैं, 1। कितना प्रोटॉन है, 1। एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, तो दो में कितने, दो दो, करेक्ट। ऑक्सीजन में कितने, 16। आई विल नाउ, मुझे चक्कर आ जाएंगे 16 और 20। कितना, पक्का 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड 8 प्रोटॉन। तो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है, 10। टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, 10। ये एक मॉलिक्यूल पे है, कितने पे है, एक। हमको पूछा है टोटल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। व्हाट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो 10 इलेक्ट्रॉन पे कितना, 10 इंटू 1.6 मतलब 16 इंटू 10⁻⁻19 विथ माइनस साइन, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। और प्रोटॉन पे कितना, इतना ही, सिर्फ पॉजिटिव, बराबर, करेक्ट। ये मिल गया एक मॉलिक्यूल का चार्ज। कितने मॉलिक्यूल का चार्ज, अब हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ। सपोज देयर आर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहाँ से फाइंड करोगे, मैंने अभी बताया कहाँ से फाइंड करोगे, कहाँ कैसे फाइंड करोगे, मैं बता देता हूँ कैसे फाइंड करोगे। नहीं वेट, जस्ट अ मिनट, आई विल टेल यू हाउ। 18 ग्राम ऑफ वाटर, मॉलिक्यूलर मास कितना है, 18 ग्राम, मतलब क्या, 18 ग्राम ऑफ वाटर contains Avogadro number of molecules. So 1 gram of water will contain कितना, Avogadro by 18, Avogadro number by 18। ये 1 ग्राम ऑफ वाटर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालोगे, उसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे, मिल गया पॉजिटिव चार्ज, और माइनस में से मल्टीप्लाई करोगे तो मिल गया नेगेटिव चार्ज। तो क्वेश्चन समझ में आया, पक्का। का प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ये है कि मॉलिक्यूलर मास से पहले फाइंड करो कि 1 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, देन आइडेंटिफाई कि कौन सा मॉलिक्यूल है, H2 है, H2O है, तो N2 है, जो भी होगा वो। H2O दिया है हमारे केस में, H2 मतलब 2 H, तो एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, तो दो में 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन। ऑक्सीजन में 8 and 8, तो टोटल पॉजिटिव चार्जेस 10 ही, टोटल नेगेटिव चार्जेस -10 ही। इस +10 ही को n से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल पॉजिटिव चार्ज मिलेगा किसमें, 1 ग्राम ऑफ वाटर में। इस -10 ई को n से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, टोटल नेगेटिव चार्ज। और वैसे भी एनी सब्सटेंस इन जनरल इज न्यूट्रल, जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव होता है। यहाँ तक क्लियर। तो दिस क्वेश्चन विल बी असाइनमेंट फॉर यू फॉर टुडे। तो आज आपको ट्राई करना है, कल हम पूरा डिटेल में सॉल्व कर लेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे।